तो दोस्तों, आज प्रोटोन अपने खजाने से कुछ इकोनॉमिक्स के लिए लेकर आया है आपके लिए 24-25 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रेजेंटेशन मेरी हेतल पुरोहित की। शुरू करते हैं चैप्टर 1 डेवलपमेंट से। जनरली जब हम क्वेश्चन करते हैं कि डेवलपमेंट क्या है तो हमारे दिमाग में आता है कि भाई पैसा है तो डेवलपमेंट है, मगर इकोनॉमिक्स टर्म्स में जब हम डेवलपमेंट को चेक करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर डिफरेंसेस आते हैं। एक बंदे का डेवलपमेंटल गोल हमेशा दूसरे बंदे से मैच करे ये जरूरी नहीं है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि एक बंदे का डेवलपमेंटल गोल दूसरे के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, और यही हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। Why do different people have different notions of development? अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग क्यों होता है? अगर हम बात करें इसे फार्मर के एंगल से, इंडस्ट्रियलिस्ट के एंगल से, अ गर्ल फ्रॉम अ रिच फैमिली, अ गर्ल फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, अ बॉय फ्रॉम अ रिच फैमिली एंड अ बॉय फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली के एंगल से, तो हमारे ये डेवलपमेंटल गोल्स बहुत क्लियरली हमें अंडरस्टैंड हो जाते हैं। People see things that are most important for them or that can fulfill their aspiration or desires. जब इंसान अपने डेवलपमेंट की बात सोचता है तो वो अपने सबसे पहली चीज सोचता है कि मेरा कौन सा ड्रीम फुलफिल हो रहा है, मेरी कौन सी इच्छा पूरी हो रही है, या फिर मेरा बेसिक इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज क्या है, ये उसके लिए उसका डेवलपमेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द डेवलपमेंटल गोल ऑफ अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली वुड बी टू गेट एडमिशन टू अ रेप्यूटेड कॉलेज। एक रिच फैमिली का लड़का अर्बन फैमिली से क्या एक्सपेक्ट करेगा? एक रेप्यूटेड बहुत अच्छी कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाए। Whereas the developmental goal of a girl from a rich urban family would be to get as much freedom as her brother does. तो वहीं उसकी बहन का पूरा डेवलपमेंट का गोल अलग होगा। She will be expecting कि मेरे भाई को जितनी फ्रीडम मिलती है उतनी फ्रीडम भी मुझे मिल जाए, तो दैट विल बी द डेवलपमेंट फॉर मी। अगर इसमें हम ऐड करना चाहें तो दैट इज द लेबरर की बात कर सकते हैं। डेली वेज वर्कर चाहता है कि उसका वेजेस बढ़ जाए या उसके वर्किंग डेज बढ़ जाए, जबकि इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है कि उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा और कम रेट पे मिले, या फिर ज्यादा से ज्यादा डैम्स डेवलप किए जाएं जिससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बढ़ सके। बट एट द सेम टाइम फार्मर सोचता है कि अगर डैम्स का प्रोडक्शन होगा, डैम्स बनाए जाएंगे, तो फिर उसकी लैंड सबमर्ज हो जाएगी। तो देखिए, ये गोल्स जिसे हम डेवलपमेंटल गोल्स कहते हैं, यहां पर कन्फ्लिक्टिंग भी होते हैं। Conflicting goals can be developmental goals. Explain और elaborate with examples. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि conflicting goals भी हो सकते हैं और वही developmental goals भी हो सकते हैं। So how it is? At times two people or groups of people may seek things that are conflicting. कोई अगर चाहता है कि कुछ एक चीजें उनके लिए हो जाए तो वो चीज conflicting भी हो सकती है डेवलपमेंट होने के साथ साथ। तो कैसे बात होती है? A girl expects as much as freedom and opportunity as her brother, and he also shares in the household work. एक लड़की चाहती है कि उसका भाई जितनी फ्रीडम एंजॉय करता है उतनी ही उसे भी मिले, और साथ के साथ उसका भाई थोड़ा घर में काम में हाथ बटा दे। दूसरी चीज आती है, हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस। शायद उसके भाई को ये चीज पसंद नहीं आएगी। पैट्रियार्ची सोसाइटी है, यहां पर लड़के का घर में काम करना कुछ अलग माना जाएगा। Similarly, to get more electricity, industrialists may want more dams, but they may submerge the land. So, disturb the lives of the people who are displaced, such as tribals. तो यहां पर दो लोगों की लाइफ इफेक्ट हो जाएगी। एक डैम्स बनाने में, एक ही डैम बनने की वजह से दो ग्रुप्स की लाइफ डिस्टर्ब होती है। एक है फार्मर जिसकी लैंड सबमर्ज हो जाएगी, और दूसरा है ट्राइबल जो वहां पर सालों से रह रहे हैं, उनको वो जगह छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन। वी टेक इट एज explain how the developmental goals and aspirations of landless rural laborers, prosperous farmers and poor farmers who depend only on rain are different. अब यहां पर तीन अलग अलग तरह के फार्मर्स दिए गए हैं। एक है लैंडलेस रूरल लेबर, प्रॉस्परस फार्मर और फिर पुअर फार्मर, जो
रेन पर डिपेंड करता है, उनके डेवलपमेंटल गोल्स कैसे अलग अलग हो सकते हैं। सबसे पहला आएगा लैंडलेस रूरल लेबरर का। तो लैंडलेस रूरल लेबरर चाहेगा कि उसके पास मोर डेज ऑफ वर्क हो और बेटर वेजेस मिले। भाई जो आज उसको 100 रुपए मिल रहे हैं, अगर वो कल उसको 110 भी मिलते हैं तो दैट विल बी डेवलपमेंट फॉर हिम। लोकल स्कूल्स टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। अगर हम बात करें यहाँ पर कि उसके बच्चों की पढ़ाई की, तो वो अपने बच्चों को किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज पाएगा, किसी अर्बन सेंटर में नहीं भेज पाएगा, तो इसीलिए वो चाहेगा कि उसके बच्चों को लोकल स्कूल में ही क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए। देयर शुड नॉट बी एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन। हालांकि वो बहुत गरीब है तो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ आपकी इनकम और आपकी इकोनॉमिक कंडीशन के बेस पर भी होता है, तो वो चाहता है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ ना हो, राइट, एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द सोसाइटी। तो उसे भी सोसाइटी में, विलेज में इक्वल पार्टिसिपेशन करने मिले, ये उसके लिए डेवलपमेंट हो सकता है। एट द सेम टाइम प्रॉस्परस फार्मर बिल्कुल इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में सोचेगा। क्या? दे शुड हैव एन एश्योरेंस ऑफ हाई फैमिली इनकम। वो सोचेगा कि उसकी फैमिली की इनकम बहुत बढ़ जाए, बारिश ज्यादा हो, लैंड ज्यादा हो, साथ के साथ मजदूर रेगुलर रोज काम पर आए, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगी। हायर सपोर्ट प्राइस ऑफ देयर क्रॉप्स। उनके जो क्रॉप्स उगाए गए हैं उसकी एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़नी चाहिए, जिससे उनको प्रॉफिट बढ़ जाए और उनके पास जो लेबर आता है वो चीप हो, ज्यादा पैसे ना मांगे। 100 देते थे, उसके बदले 80 में या 90 में काम करे तो प्रॉफिट बढ़ने वाला है। नेक्स्ट आर द फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन। अब जिस बंदे के पास कोई इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, वो कैसे डेवलपमेंट सोचेगा? तो यहां पर ये फार्मर का मेन गोल है कि इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप हो, क्रॉप इंश्योरेंस मिल जाए जिसमें प्रीमियम बहुत कम भरना पड़े और शायद बारिश अगर नहीं भी हो तो लॉस तो ना ही हो। एट द सेम टाइम ही लुक्स फॉर द वाटर फैसिलिटी फॉर देम एज वेल एज देयर चिल्ड्रन। अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए वो यहाँ पर वाटर फैसिलिटीज डेवलप हो, ये भी सोच सकता है। So let's move to the next question. Give examples to prove that there are other important development goals than income. हम हमेशा इनकम से डेवलपमेंट की बात करते हैं। मेरी 2 लाख की इनकम है, मेरा डेवलपमेंट हो गया, क्या हम इसे कंसिडर करते हैं? सो इनकम कैन नॉट ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज द क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट। इस तरह से भी आपको एक क्वेश्चन दिया जा सकता है। सो द आंसर गोज एज besides income, the development goals of various categories of people are different from person to person. जैसे हर पर्सन की डेवलपमेंटल गोल अलग होती है, सेम नहीं हो सकती है। अब मेरी बात करूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि भाई मैं हेल्दी रहूं, एट सर्टन एज मेरे काम करते रहने चाहिए, हाथ पैर चलने चाहिए, आई शुड नॉट फॉल सिक, या मुझे एजुकेशन फैसिलिटीज अपने बच्चों के लिए अच्छी मिले। तो इस तरह से हर एक के लिए ये कैटेगरीज अलग अलग होती है। अगर हम रिच फार्मर की बात करें तो वो चाहता है कि हाई सपोर्ट प्राइस मिले, चीप लेबर मिले, सब्सिडाइज्ड इनपुट्स मिले। सब्सिडाइज्ड इनपुट्स का मतलब है उसके लिए जो HYV सीड्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स या इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, इसके ऊपर बहुत चीप रेट में उसे अवेलेबल हो जाए। लैंडलेस रूरल लेबरर सोचेगा more days of work, school for children and no social discrimination. At the same time, आदिवासी या ट्राइबल सोचेगा no social discrimination, year-round employment, school education for children and PDS shops in the village. अब देखो यहाँ पर हमें लगता है कि ये दोनों का सिमिलर है, but now generally Adivasis live in a tribal areas or the tribal people when we are talking, they face more discrimination compared to. For urban youth, if we continue with opportunity for higher education, availability of an office job, proper job मिलनी चाहिए, under employment या disguised employment नहीं होना चाहिए. At the same, he wants a self-owned house.
ये भी डेवलपमेंटल गोल हो सकता है। मेरा अपना खुद का घर हो, अब जिसके पास 1 BHK का घर होगा वो सोचेगा भाई डेवलपमेंटल गोल आएगा जब उसके पास 2 बेडरूम हॉल किचन का घर होगा। तो दैट वे टाइम टू टाइम भी डेवलपमेंटल गोल्स चेंज होते हैं। फॉर एन अर्बन गर्ल फ्रॉम अ रिच फैमिली, फ्रीडम टू डिसाइड हर प्रोफेशन। जनरली गर्ल्स के लिए ये प्री डिसाइड होता है कि भाई आप यही करोगी या यही बनोगी, and so why she wants a freedom that she can decide which profession she wants to join in and be able to pursue her higher studies abroad. आज भी हमारी सोसाइटी में हम ये देख सकते हैं कि भाई लड़कियों को अब्रॉड भेजना थोड़ा कम है। बॉयज को भेजना है तो पेरेंट्स आर रेडी, दे कर्जा लेकर भी बच्चे को भेज देंगे, लड़के को भेज देंगे, मगर लड़की के लिए दे डोंट डू इट। तो इसीलिए शायद ये डेवलपमेंटल गोल्स अर्बन फैमिली की लड़की का हो सकता है। हाउ इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट? जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वी कीप ऑन यूजिंग द रिसोर्सेज एंड एट द सेम टाइम वी नो दैट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जब ये रिसोर्सेज लिमिटेड है तो इन्हें बचाने की, सस्टेन करने की जिम्मेदारी भी हमारी है, एंड दैट इज व्हाई डेवलपमेंट के साथ सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्स भी इंपॉर्टेंट है, उसको आपको जस्टिफाई करना है। सो development at present without harming the environment and also keeping it safe for future generations is termed sustainable development. जब हम sustainable development की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई जो भी रिसोर्स यूज करो मिनिमल लेवल पे करो और फ्यूचर जनरेशन को माइंड में रखते हुए करो, ताकि फ्यूचर जनरेशन का जो डेवलपमेंट है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। So first comes is groundwater. Groundwater, it's a renewable resource, but it is getting depleted. हम जानते हैं कि groundwater resource renewable है, but due to several reasons, it is depleting. For example, when you say we are overusing it for either for private pumps we are creating or for irrigation purpose or for many other reasons, it is getting polluted, it is getting depleted. People are facing the problem of water crisis. किसी एरिया में बहुत ज्यादा पानी अवेलेबल है और कहीं नहीं है, तो इसी वजह से इनडिस्क्रिमिनेट यूज होता है, और किसी एरिया में बहुत फैसिलिटीज डेवलप हो जाने की वजह से भी ये इनडिस्क्रिमिनेट यूज होता है, एंड पीपल आर फेसिंग चैलेंजेस। द डेवलपमेंट ऑफ इमर्ज्ड फ्रॉम द फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम जानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन गिव अस द डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो आ ही सकता है, leads to the cutting of forest, but it leads to deforestation which is unplanned, unneeded, and that results into polluted environment for the present as well as for the future generation. ऐसा कहा जाता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, that is the generation बीटा, वो कौन सी हवा में सांस लेने वाली है? क्या हवा, एयर, वाटर उनके लिए प्योर अवेलेबल होंगे? क्या पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होगा? ये कल ही मैंने कहीं न्यूज में पढ़ा था, एंड दैट वाज रियली क्वेश्चनिंग, अलार्मिंग, दैट व्हाट वी शुड डू। क्या हमें रिसोर्सेस को सस्टेन करना चाहिए? ये अलार्मिंग क्वेश्चन है। सो यू कैन एक्सपेक्ट दैट दिस क्वेश्चन कैन बी देयर फॉर यू। क्रूड ऑयल विच इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब तक हमने बात की रिसोर्स जो रिन्यू होता है। क्रूड ऑयल की बात करें तो ये नॉन रिन्यूएबल है, मगर इसका भी हम एक्सेसिव यूज करते हैं, विच इज विद द लिमिटेड स्टॉक, एंड सो वी नीड टू यूज इट वाइजली। जब ये स्टॉक हमें पता है कि ये इतना ही है तो हमें संभाल कर बहुत केयरफुली, वाइजली, इंटेलिजेंटली हमें इसे यूज करना होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इन तीन तरह से हम हमारी इकोनॉमी को इसको हम तीन तरीके से हमारी इकोनॉमी को हम तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो यहां पर हम बात करेंगे पहले टर्शियरी सेक्टर की। टर्शियरी सेक्टर इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जस्टिफाई द स्टेटमेंट। टर्शियरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर, जो बाकी के यानी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, ये किसी भी तरह की फैसिलिटीज को टर्शियरी सेक्टर प्रोवाइड करने की वजह से हम इसे
बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो ये हमारे इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलप करने के लिए किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है वो आपको यहाँ पर हाईलाइट करना है। सबसे पहले साइड हेडिंग्स की बात करते हैं। बेसिक सर्विस, इस तरह से हम उसको साइड हेडिंग में क्लासिफाई करते हैं। सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, ऑल दीज थिंग्स कम इन दिस। बेसिक फैसिलिटीज है ये, हमें ये फैसिलिटीज चाहिए। Development of primary and secondary sector. It contributes in the development of primary and secondary sector by providing all these type of services. The development of agriculture and industry leads to the development of the service. जैसे जैसे इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं या फिर एग्रीकल्चर डेवलप होता है तो ऑटोमेटिकली हमारी सर्विसेज भी, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, ये सारी चीजें भी डेवलप होती है। एंड एट द सेम टाइम जब ये सर्विसेज हमारे पास डेवलप्ड हो तो बाकी सारी चीजें भी डेवलप हो सकती हैं। राइज इन इनकम लेवल्स, जब डेवलपमेंट आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में तो ऑटोमेटिकली बंदे का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी सुधरता है। एज इनकम लेवल राइजेस, सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज। हम बहुत सारी सर्विसेज आज डिमांड करते हैं, जैसे ईटिंग आउट, टूरिज्म, बेटर हॉस्पिटलाइजेशन, या फिर शॉपिंग फैसिलिटीज, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, ये सारी चीजें धीरे धीरे डिमांड में आने लगी हैं। राइज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर इफ यू विल सी इट इज स्टिल सीइंग अ बूम। तो ओवर द पास्ट डिकेड certain new services such as those based on IT and communication technology have become important and essential. जैसे मोबाइल फोन्स हो गए या इंटरनेट सर्विसेज हो गए, इसके बगैर तो हम सोच ही नहीं सकते। आज तो आपके घर भी हाईटेक हो गए। जस्ट call it for Siri or for anyone, Alexa or something, and you are able to switch on your fan or AC or light or your TV or mobile. So these services are nowadays essential. Globalization, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन पीपल हैव बिकम अवेयर अबाउट न्यू सर्विसेज एंड एक्टिविटीज। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी होती है, अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमी इंटीग्रेट होना शुरू होती है, तो यहां पर चेंजेस आना शुरू होते हैं एंड वी स्टार्ट बिकमिंग अवेयर अबाउट डिफरेंट थिंग्स, एंड सो टर्शरी सेक्टर हैज गेन्ड इंपॉर्टेंस इन दिस वे। Next question is, how can more job opportunities be created in rural areas? आज भी इंडिया में रूरल एरिया इज वन ऑफ द नेग्लेक्टेड एरियाज, जहां पर ना प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज है, जहां पर ना प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज है। तो हम कर क्या सकते हैं, कैसे उस एरिया के ऊपर ध्यान दें जो हमारी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। सो people can be employed in projects like construction of dams, canals, roads. Generally government takes help of the local people. जब भी कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, कैनाल्स, रोड्स करना हो उस विलेज के आसपास या उस एरिया में, तो लोकल लोगों को हायर करना चाहिए। प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज, इरिगेशन फैसिलिटीज अगर पहुंच जाती है तो मेजरली इंडिया के पूरे एरियाज में हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज डेवलप कर सकते हैं। सो इन दैट इफ द 2 or 3 क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, मोर पीपल कैन बी एम्प्लॉयड। जैसे ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है और इसी के साथ हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। गवर्नमेंट कैन बी ओपनिंग सेंटर्स टू गिव देम ट्रेनिंग एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड। गवर्नमेंट यहाँ पर लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंट दे सकती है, ट्रेनिंग दे सकती है कि भाई आप ये इस तरह का काम करो, डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल्स और देयर टैलेंट और नीड ऑफ दैट एरिया, दिस कैन बी डन। Government can invest, employ people in providing transportation and storage service. Government लोगों को ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज सर्विस में भी इन्वॉल्व कर सकती है, and that way also employment can be generated. Honey collection center, vegetable and fruit processing units should be set up. Honey collection nowadays, that is one of the most important development in the agriculture sector. एंड एट द सेम टाइम वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट्स अगर स्टार्ट कर दिए जाते हैं रूरल एरियाज में, तो दैट कैन ऑल्सो जनरेट लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड एट द सेम टाइम मेनी पीपल कैन बी हायर्ड, एम्प्लॉयड, एंड वी कैन कंट्रोल द अनएम्प्लॉयमेंट। More cottage industries and services should be promoted in rural areas with soft loans.
सॉफ्ट लोन्स का बात है यहाँ पर, जब सॉफ्ट लोन की बात करते हैं तो इट इज विथ वेरी मिनिमल इंटरेस्ट रेट, जिसे जो भी ये लोन लेता है रूरल एरियाज में स्पेशली, दे कैन इजीली repay it, and for the same marketing support should be there. You must be knowing about khadi gram udyog systems, jahan par khadi is being produced in the cottage industry and then it is being promoted as the national good. Now let's move to the next question. In what ways can employment be increased in urban areas? हम बात करते हैं जब रूरल एरिया की, तो रूरल एरिया में तो प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत सीवियर है. एट द सेम टाइम अर्बन एरिया सीज द राइज इन पॉपुलेशन, द राइज इन migration of the people from the rural areas, and that also is one of the cause of rising unemployment in urban area. तो cities में, towns में क्या करना चाहिए कि जिससे ये unemployment थोड़ा control हो सके? सबसे पहला, encouraging foreign investment. भाई बाहर से, फॉरेन कंट्रीज से अगर कोई इंडस्ट्री, कोई कंपनी हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसे एनकरेज करना चाहिए. अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन क्रिएट जॉब्स इन अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी एंड सर्विस. इफ यू विल सी, आज हमारे कंट्री में बहुत सारी कंपनीज है जो बाहर की कंपनीज है, जैसे अमेजोन हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, उसकी बैकएंड वर्क यहाँ पर हमारी कंट्री में होती है एंड दैट क्रिएट्स जॉब अपॉर्चुनिटीज. मगर इसका रेशियो बहुत कम है, तो दैट शुड बी इंक्रीज्ड. डेवलपिंग स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्रेन्योरशिप. लोगों के अंदर अवेयरनेस लानी चाहिए कि भाई छोटा बड़ा अपना बिजनेस करो, SME. दैट इज हाउ इट इज कॉल्ड एज. SMEs are a major source of employment in urban areas, and policies that support their growth and development can help to create jobs. Government propose तो बहुत सारी चीजें करती हैं, बहुत सारी चीजें शायद करती भी है, मगर लोगों तक इसकी अवेयरनेस नहीं पहुंचती है, और इसीलिए ये सपोर्ट लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि SMEs डेवलप हो सके. प्रोवाइडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग्स, ITI. हम IITs के बारे में जानते हैं, बट वी डोंट नो अबाउट ITIs. ITI is a type of institute run by the central government and state government to provide vocational training to the people. Vocational training can help to match the workers with the skills that are in demand in the urban labor market. जो cities में labor market में जो demand में है, वो skill set यहाँ से लोगों के अंदर क्रिएट किया जा सकता है, एंड इट डज नॉट रिक्वायर वेरी हाई एंड क्वालिफिकेशन. ये आपको डिप्लोमा डिग्री लेवल का, सर्टिफिकेट लेवल का कोर्स करवाता है, जो शॉर्ट में हो जाता है और जल्दी से जॉब भी मिल सकती है. बंदा अपना खुद का काम भी शुरू कर सकता है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट. प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर का ग्रोथ भी हमें यहाँ पर साथ के साथ प्रमोट करना पड़ेगा. एज वी नो दैट सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग सेक्टर नाउ इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. The service sector, including tourism, retail, healthcare, is also one of the important thing. So it can create a lot of urban employment in India. Policies that encourage the growth of this sector can help to create the jobs. Focusing on infrastructure development. Still, आज भी after 75 years of independence, हमारे कंट्री में बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे डेवलपमेंट जीरो है. So in that case, infrastructure development can create jobs in the short term as well as make it easier for businesses to operate and people to move around in the long term. Short term में jobs create कर सकते हैं, जैसे infrastructure development हुआ, roads, canals या bridges या railway tracks, जो भी बनाना है, ये infrastructure system develop करने में आजू बाजू में से short term में job मिलती है. At the same time, business people also prefer to go to that area and start any type of business, and that is a long-term investment. Encouraging entrepreneurship. कोई भी बंदा अगर बिजनेस शुरू करना चाहता है, अपना काम शुरू करना चाहता है, तो उसे प्रमोट करना चाहिए. Encouraging entrepreneurship can help to create new business and jobs, particularly in the informal sector. जो informal sector है, जहां पर जॉब सिक्योरिटी बहुत कम है, वहां पर अगर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप की जाए तो दैट कैन बी वेरी हेल्पिंग फॉर जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. इंप्रूविंग एक्सेस टू क्रेडिट.
वी नो दैट हमारे कंट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर कुछ है तो वो है क्रेडिट अवेल करना. फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इज रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन हु डज नॉट हैव कोलेटरल. तो अगर कोलेटरल नहीं है तो उसे किस तरह से क्रेडिट मिले, ये देखने का काम भी अगर किया जाए तो इट कैन चेंज द वे वी लुक एट द डेवलपमेंट. Improving access to credit can help entrepreneurs and small business to grow. जैसे छोटे बड़े बिजनेस वाले लोग हैं या जिसने अभी अभी अपना बिजनेस शुरू किया है, उसके लिए अगर थोड़ा सा फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से या बैंक्स की तरफ से इजीली मिल जाए तो दैट कैन ऑल्सो क्रिएट अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट फॉर आवर कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन मनरेगा ऑफ 2005. मनरेगा का अगर फुल फॉर्म बताऊं तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. इसमें गवर्नमेंट 100 डेज का मिनिमम एम्प्लॉयमेंट कंपलसरी देने का कोशिश करती है. Now it is working in 625 districts. Initially it was started in 200 districts only and now it has been implemented as right to work. जितना हमें जीना जरूरी है, जितना खाना जरूरी है, उतना ही काम करना भी जरूरी है. तो इसीलिए इस मनरेगा को राइट टू वर्क में इंक्लूड कर दिया गया है. तो अंडर मनरेगा all those who are able to and are in need of work in rural areas especially. ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं वो रूरल एरिया की तरफ की बात हो रही है. तो रूरल एरियाज में 100 डेज का मिनिमम गारंटी देती है गवर्नमेंट कि इतना काम तो हम आपको दे ही देंगे इन अ ईयर. If the government fails in its duty to provide employment, it will give unemployment allowance to the people. Do not misunderstand, जब हम अलाउंस की बात करते हैं तो सारे नहीं मिलेंगे, जो सिर्फ मनरेगा में रजिस्टर्ड है. पर फैमिली 1 person is registered. So in that way उसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कुछ तो भी अमाउंट दी जाएगी so that they will not become a liability. The types of work that would be in the future help to increase the production from the land will be given preference under this act. यहाँ पर जिस तरह के काम लिए जाते हैं वो कोई रैंडम काम नहीं होता है, बट फ्यूचर में यूज में आए, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन हो गया या रेलवेज बनाना हो गया, डैम्स बनाना हो गया, या कहीं पर फार्म में किसी ने अपना बनाने की कोशिश की कि भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की, या स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें मेजरली इस तरह के काम इंक्लूड किए जाते हैं जो इन फ्यूचर यूज में आ सकते हैं. लेट्स सी द कंपैरिजन बिटवीन द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस इन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. जब हम ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो एक चीज बहुत साफ है कि किस तरह का काम आप करना चाहते हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, और इसी बेस पर यहां पर कैटेगरीज दी जाती है. दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बाय गिविंग यू अ सिंपल केस स्टडी लाइक X is working in an office and Y is working as a farm laborer. Compare their working conditions. तो जब ऑफिस की बात आती है तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, और जब फार्म लेबर की बात आती है या डेली वेज वर्कर की बात आती है, कंस्ट्रक्शन लेबर की बात आती है, या फिर हाउस हेल्प की ही बात ले लो, ये सारे अनऑर्गेनाइज कैटेगरी में जाते हैं. सो इन दैट केस यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सी चीज ऑर्गेनाइज्ड है, कौन सी नहीं. सो लेट्स सी इट इन दैट वे. ऑर्गेनाइज सेक्टर, दिस यूनिट्स आर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट. ऑर्गेनाइज सेक्टर का सबसे बड़ा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कि इट इज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट. ये बिना रजिस्ट्रेशन के काम नहीं चलता है. छोटा बड़ा जो भी इंडस्ट्री होता है वो रजिस्टर होता है. दीज आर बिग यूनिट्स. यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होने की वजह से यूनिट्स भी बहुत बड़ी होती हैं. यहाँ पर प्रोडक्शन एक साथ बहुत ज्यादा आता है. दे फॉलो द लेबर लॉज गिवन बाय द गवर्नमेंट. यहाँ पर गवर्नमेंट के लेबर लॉज फॉलो होते हैं. दीज आर some formal processes and procedures in the sector. यहाँ पर जो फॉर्मल प्रोसेस होती है, जैसे आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, आपको लीव्स मिलेंगी, इतने प्रोसीडिंग्स होंगे, ये होगा, आपका मंथली वीकली जो सैलरीज होगा, जो भी होगा वो यहाँ पर सारा क्लैरिफाई कर दिया जाएगा. तो फॉर्मल प्रोसेस और प्रोसीजर यहाँ पर
बहुत स्पेसिफाइड होती है। देयर इज अ सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जॉब सिक्योरिटी होती है कि भाई कम से कम 1 महीने का नोटिस आपको, जब भी आपको अपने एम्प्लॉयर हटाएंगे तो आपको बता देंगे कि भाई कल से मत आइएगा, ऐसा कहने की बजाय वो आपको बोलेगा अगले महीने से मत आइएगा। सो यू गेट एटलीस्ट 1 month टू सर्च फॉर अनदर जॉब। देयर आर फिक्स्ड वर्किंग आवर्स एंड वर्कर्स आर पेड फॉर ओवरटाइम। यहां पर फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, 6 घंटे 8 घंटे 9 to 5 की जॉब है या 10 to 6 की जॉब है, कहीं पर 10 to 11 की भी होती है। मेजरली 8 to 9 आवर्स का फिक्स्ड आवर ऑफ वर्किंग होता है, वो यहाँ पर फिक्स है। वर्कर्स को अगर एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है तो उसके लिए उसे ओवर टाइम मिलता है या किसी तरह का इंसेंटिव दिया जाता है, जिसे हम वी कैन से दैट उसका कोई गिफ्ट दे दी गई या उसे कोई मॉनेटरी रिम्यूनरेशन दिया गया। There are some other benefits like paid holidays, medical facilities, a safe working environment and a provident fund. Most of the ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे पेड हॉलीडेज होते हैं, अगर संडे की छुट्टी है तो वो आपकी पेड है, कट नहीं होती है सैलरी। मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, एट द सेम टाइम सेफ वर्किंग कंडीशन होती है, एंड इफ अ पर्सन हैज सम हेल्थ हैजार्ड व्हाइल वर्किंग इन दिस, देयर आर सेफ्टी मेजर्स लुक्ड इनटू। प्रोविडेंट फंड दिया जाता है जो आफ्टर द जॉब अ पर्सन और एन एम्प्लॉय कैन यूज। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम बात करें तो दिस यूनिट्स आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, इट गोज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये गवर्नमेंट के पास रजिस्टर नहीं होता है। दीज आर स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स, ये कोई कंबाइंड बिग यूनिट्स नहीं है, स्मॉल स्कैटर्ड यूनिट्स होते हैं। दे डोंट फॉलो द लेबर लॉज, इसमें किसी तरह के लॉज का फॉलो नहीं होता है। देयर आर नो फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर। हो सकता है अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर में या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं तो कल से ही आप मत आइएगा, ऐसा आपका एम्प्लॉयर या आपका बॉस आपको कह सकता है। दैट मीन्स देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहां पर कोई जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी नहीं होती है। देयर आर नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स एंड वर्कर्स आर नॉट पेड फॉर ओवरटाइम। यहां पर किसी तरह का फिक्स वर्किंग आवर नहीं होता है, जरूरत पड़ने पे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे ज्यादा भी करना पड़ता है। एंड इफ अ वर्कर सेज कि मैं नहीं कर सकता, देन ही इज सिंपली आस्क्ड टू लीव फॉरएवर फ्रॉम हिज जॉब। कोई एक्स्ट्रा ओवरटाइम या इंसेंटिव्स यहाँ नहीं मिलती है। देयर आर नो बेनिफिट्स लाइक पेड हॉलीडेज, मेडिकल फैसिलिटीज, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट और प्रोविडेंट फंड। देयर आर नो फैसिलिटीज गिवन। पेड हॉलीडेज यहाँ नहीं होती है। As and when a worker takes a leave, his salary is deducted. And so, in that way, these are exactly opposite of the organized sector. Let's move to the next question, that is differentiate or distinguish between public and private sector. जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की, उसके साथ ही 2 और चीजें आती हैं, वो है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो इट इज जनरली क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट, और प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो एज यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड, प्राइवेट सेक्टर इज ओन्ड, managed by the private individuals or group of individuals. So let's see them one by one. Public sector is the nation's economy which is under control of the government is known as public sector. Public sector को यहाँ कहा जाता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इसे। गवर्नमेंट owns most of this asset and provides all the services. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो इंडियन रेलवेज गवर्नमेंट की एसेट है सारी की सारी, रेलवे ट्रैक्स से लेकर इंजन्स तक सारी चीजें गवर्नमेंट की ओन्ड है, एंड गवर्नमेंट ओनली इज आंसरेबल टू प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज। मेन मोटिव इज टू प्रोवाइड बेनिफिट टू द पीपल, लोगों को बेनिफिट मिलनी चाहिए, लोगों को प्रॉफिट मिलना चाहिए, ये यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट कैन रेज मनी थ्रू टैक्सेस, थोड़ी मिनिमल अपने पास से फीस या टैक्सेस लिए जाते हैं, एंड दैट इज हेल्पिंग द गवर्नमेंट टू मेंटेन ऑल दिस थिंग्स। फॉर एग्जांपल पुलिस, आर्मी, हेल्थ, इंडियन रेलवेज एक्सेट्रा, आप इसमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। नाउ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर किसी भी कंट्री में ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर कंपनीज ओन करती हैं। The ownership of asset and delivery of service is in the hand of private individuals or
कंपनीज। इसकी जो सर्विस है या एसेट है जो भी है, ये सारा जिम्मेदारी प्राइवेट इंडिविजुअल्स का ही होता है। द मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर है उसमें सर्विस था, जहां यहाँ पर प्राइवेट में वो प्रॉफिट हो जाता है। टू गेट सर्विसेज वी हैव टू पे मनी टू इंडिविजुअल्स और कंपनीज। हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हम हमारे पास से वो पैसे भी लेते हैं। इट इज नॉट टैक्स और एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी लिमिटेड और टीस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये दोनों भी प्राइवेट में आते हैं। यू कैन पुट हियर जेट एयरवेज, यू कैन पुट हियर विस्तारा एयरवेज। You have to spend more money to use their services. Next is third chapter, money and credit. What is money? पैसा है क्या? How does money eliminate the need for a double coincidence of wants? Why is money called a medium of exchange? आपको ये क्वेश्चन सारे अलग अलग भी हो सकते हैं या फिर ऑल टुगेदर ऐसे एक क्वेश्चन भी हो सकता है। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम मनी को या पैसे को मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। दैट इज वाइडली एक्सेप्टेड इन ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी तरह की गुड्स एंड सर्विसेज में मनी का कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा है। आप कोई भी चीज खरीद या बेच सकते हैं व्हेन यू हैव मनी इन योर हैंड्स। इट कैन मेक मेनी फॉर्म्स सच एज करेंसी, कॉइन, बैंक डिपॉजिट एंड डिजिटल करेंसी। अगर हम मनी का फॉर्म्स देखें तो इट कैन बी कैश, कॉइन्स हो सकता है, बैंक डिपॉजिट हो सकती है, या फिर विच इज द मोस्ट पॉपुलर नाउअडेज इज डिजिटल करेंसी। मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। जो पहले डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हुआ करती थी, जहां पर एक्सचेंजर, बोथ द एक्सचेंजर शुड बी अग्रीइंग टू एक्सचेंज देयर गुड्स, अब वो यहां पर जरूरी नहीं है, बिकॉज मनी एलिमिनेट्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मनी एक्ट्स एज इन द इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। मनी का बहुत इंपॉर्टेंस है जब वो एक्सचेंज प्रोसेस में आता है। यू कैन सेल योर प्रोडक्ट, get the money and purchase whatever you want. Explain the significance of the Reserve Bank of India in the Indian economy. As we know, RBI हमारी guardian of the finance system है. So why you need to know what are the functions of RBI or significance of RBI in our country. In India, the Reserve Bank of India issues currency on behalf of the central government. Central government के behalf पे RBI करेंसी इश्यू करती है, 1 रुपीज और उसके ऊपर की सारी नोट्स। 1 रुपी तक का स्टेट गवर्नमेंट इश्यू कर सकता है, अदर देन दैट एवरीथिंग इज इश्यूड बाय आरबीआई। इट सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन। ये हमेशा देखता है कि बैंक्स किसको कितनी लोन देता है। द बैंक्स मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट्स दे रिसीव। 80-20 का रेशियो बैंक को मेंटेन करना ही होता है। Banks can give 80% as the loan and 20% they have to maintain as a deposit. The RBI monitors that the banks actually maintain the cash balance. RBI ये चीज हमेशा देखता है कि banks are maintaining actually जो वो बता रही है। यहाँ पर अगर कुछ भी आगे पीछे होता है या फ्रॉड होता है तो RBI will hold that bank responsible. The RBI sees that the banks give loan not just to the profit-making business, but to small cultivators, small industries, borrowers, etc. RBI ये भी देखता है कि ये सिर्फ profit-making business को लोन नहीं दे, ये हर बंदे को लोन दे जिससे जरूरी है, चाहे फिर वो छोटा कल्टीवेटर फार्मर हो या फिर कोई छोटी इंडस्ट्री या कोई छोटा बोरोवर बिजनेसमैन हो, किसी भी पर्सनल चीज के लिए वो बोरो कर सकता है। Periodically, banks have to submit information to RBI on how much they are lending to whom at what interest rate. Generally, twice in a year, RBI को ये सारी इंफॉर्मेशन बैंक सबमिट करती है कि किसको कितना लोन दिया, किस इंटरेस्ट पे दिया, कितने टेन्योर के लिए दिया, एंड RBI is responsible to keep a check on this. Next is compare and contrast the condition for taking loans from formal and informal sources. Suggest an alternative source that you think is the best for the rural people. जब हम बात करते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स की, तो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की बात करें
तो सबसे पहली बात आती है कि क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय बैंक एंड कोऑपरेटिव्स आर कंसिडर्ड फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है जो यहाँ पर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्चुअली लो। अनफेयर मीन्स अडॉप्टेड टू टेक बैक द मनी इफ नो रिपेमेंट इज डन इज नॉट डन। किसी भी तरह का जोर जबरदस्ती आपके ऊपर नहीं किया जाता है। अगर आप लोन रीपे नहीं कर पाते हो, देन गवर्नमेंट और द बैंक्स गिव यू टाइम to repay the same. Have to adhere to the terms of credit, that is collateral, rate of interest, mode of payment, and the documents. Formal sector follows the terms of credit. और इसी terms of credit में collateral, rate of interest, mode of payment, and document ये सारी चीजें आ जाती हैं। collateral का मतलब होता है एक कोई भी ऐसी चीज जो lender as a guarantee अपने पास रख सके ताकि in future if the borrower has failed to repay the loan, he or she will sell it and get the money back. Rate of interest fix होता है। Mode of payment, कैसे पेमेंट करोगे, महीने में करोगे, 2 महीने में, 6 महीने में, इसे मोड ऑफ पेमेंट किया जाता है। एंड डॉक्यूमेंट्स, इनकम, आपकी इनकम कितनी है, कैसी है, उसके सर्टिफिकेट्स होते हैं और ये सारी चीजें आपका रेसिडेंस प्रूफ एंड ऑल अदर थिंग्स आर नीडेड हियर एज द डॉक्यूमेंट्स। Informal source of credit. It is provided by money lender, friends, relatives. Money lenders, साहूकार जो लोन देता है या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हमें जो लोन देते हैं, that is falling under the category of informal sector. Rate of interest is actually very high. Many a times, unfair measures are taken for repayment of the loan. जब debtor या बोरोवर पैसे रिपे नहीं कर पाता है तो अनफेयर मीन्स भी यूज किए जाते हैं, जहां पर लोगों को धमकाया जाता है या फिर उनकी जमीन या बिल्डिंग या जो भी है वो जबरदस्ती उनसे छीन लिया जाता है। नॉट सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई। आरबीआई या फिर कोई भी इसका मॉनिटरिंग नहीं करता है। नो कंडीशंस आर रिक्वायर्ड बट देयर कैन बी, अगर वो जमींदार है तो कल्टीवेशन ऑफ लैंड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम एक्सेट्रा कैन बी इंक्लूडेड हियर। जबरदस्ती का काम करना पड़ेगा जिसने आपको लोन दिया है उसके पास। एंड सो फॉर रूरल एरिया, SHG, that is self help group, is the best option for getting the loan in the rural areas, especially for the poor people. जो गरीब लोग हैं रूरल एरियाज में उनके लिए ये SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बन सकता है। Now let's see next question. Why do most rural households still remain dependent on informal source of credit? क्यों आज भी इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पे डिपेंडेंसी ज्यादा है? या फिर डिस्क्राइब सर्कमस्टेंसेस दैट ड्राइव इंडिविजुअल्स टू सीक लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। ऐसी क्या कंडीशंस हो सकती हैं, ऐसी क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकती हैं जो किसी को भी जबरदस्ती इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जाने के लिए प्रोवोक करें? सो व्हेन वी सी दैट, तो मोस्ट रूरल हाउसहोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो दे आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट बिकॉज लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक्स। जो रूरल एरियाज है वहां पर आज भी बैंक्स बहुत कम है। देयर अवेलेबिलिटी, देयर फंक्शनैलिटीज आर रियली वेरी लेस। पीपल इन रूरल एरियाज फेस प्रॉब्लम इन रिगार्ड टू द डॉक्यूमेंटेशन। इन लोगों के पास शायद डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं है या फिर डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत ही मुश्किल होती है। दे आर मे बी दे आर इलिटरेट और लेस अवेयर अबाउट व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड। द एब्सेंस ऑफ कोलैटरल। मोस्ट ऑफ द पीपल इन रूरल एरियाज दे आर पुअर, दे आर एग्रीकल्चरिस्ट और एग्रीकल्चरल लेबरर, तो उनके पास कोलैटरल नहीं होती है। दैट इज व्हाई दे कैन नॉट गेट लोन्स फ्रॉम द बैंक। Rural people get easy loans from the richer households through informal ways. यहाँ पर रूरल हाउसहोल्ड में रिचर हाउसहोल्ड की तरफ से इजीली लोन अवेलेबल होती है। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, मेनी अ टाइम्स एज अ फ्रेंडली जेस्चर भी दे दिया जाता है। रेसिप्रोकेशंस आर डिफरेंट, ये बात अलग होती है, बट फिर भी इजी लोन मिल जाती है, ज्यादा कोई यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन या कोई प्रोसीजर करनी नहीं पड़ती है। Poor people can approach the money lenders even without
रिपेइंग देयर अर्लियर लोन्स। ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया काम करता है इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जब हम बात करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर की, तो पुअर पीपल डोंट हैव टू थिंक कि मैंने आगे का लोन नहीं चुकाया है तो मुझे दूसरा लोन नहीं मिलेगा। मनी लेंडर दूसरी लोन देने को तैयार है, क्योंकि उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज, व्हाई डू वी नीड टू एक्सपैंड फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया? आज भी अगर आप देखो तो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इंडिया में बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए यहां पर क्वेश्चन दिया गया है कि फॉर्मल सोर्स को क्यों एक्सपैंड करना है, या फिर व्हाई आर फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट प्रिफर्ड ओवर इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट? गिव रीजंस। इट कैन बी 3 रीजंस, इट कैन बी रीजंस, या फिर why is it necessary that banks and cooperatives should increase their lending in rural areas? इन तीनों में से किसी भी एक तरह का सवाल आपको दिया जा सकता है, या फिर एज अ केस स्टडी बेस भी दे सकते हैं, लाइक व्हाट XYZ person will face if there are bank facilities available in the rural area or if there aren't any bank facilities in rural area. इस तरह से केस बेस या CBQ बेस्ड क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं। सो फॉर्मल सेक्टर क्यों बढ़ाना चाहिए, तो वी गिव इंट्रोडक्शन ऑलवेज, क्योंकि कभी भी आप किसी भी आंसर को डायरेक्टली शुरू नहीं कर सकते हैं। सो व्हाई स्टार्ट इट विथ बिकॉज। गिव द स्टेटमेंट, व्हाटएवर स्टेटमेंट इज गिवन, स्टार्ट विथ दैट। Whenever question starts with why, you are supposed to use this term because. To save people from the exploitation of the informal sector. We have until now हमने देखा कि informal sector में exploitation बहुत ज्यादा है, और इसीलिए लोगों को informal sector से exploitation से बचाने के लिए formal sector की credit को expand करना चाहिए, to save and reduce the dependence on informal source of credit. जैसे कि इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट का बहुत ज्यादा एक्सपेंस है, तो उसे कम करना पड़ेगा, डिपेंडेंसी उसके ऊपर घटानी पड़ेगी, इसीलिए फॉर्मल सेक्टर का एक्सपैंड करना पड़ेगा। फॉर्मल सोर्स चार्ज अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स। हम जो भी लोन की बात करते हैं उस पर फॉर्मल सोर्स बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है। हायर इनकम थ्रू चीप बोरोइंग। जितनी सस्ती लोन उतना ज्यादा इनकम बढ़ता है, तो फार्मर के लिए, स्मॉल बिजनेस पीपल के लिए, रूरल हाउस होल्ड के लिए ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। टू सेव फ्रॉम डेब्ट ट्रैप एंड एक्सप्लॉयटेशन। रूरल एरियाज में लोगों को डेब्ट ट्रैप में, यानी कि उधारी के चक्कर में पड़ने से और एक्सप्लॉयटेशन से बचाने का ये बेस्ट सोर्स है। इट प्रोवाइड्स चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, कोलेटरल की जरूरत नहीं पड़ती है, तो चीप एंड अफोर्डेबल होता है। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। अब जैसे इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है, ग्रुप का डेवलपमेंट होता है, एक विलेज का डेवलपमेंट होता है, तो इट कंट्रीब्यूट्स इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। RBI supervises the formal sector credit through various rules and regulations, which ensures that bank gives loan to small cultivators, small borrowers, etc. जो छोटे बड़े कल्टीवेटर्स हैं, जो छोटे बड़े बिजनेस करते हैं, उनको भी लोन मिले, ये देखने का काम हमारी RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसमें प्रॉफिट मेकिंग इज नॉट द क्राइटेरिया। यहां पर प्रॉफिट मेकिंग नहीं, डेवलपमेंट की मेजर क्राइटेरिया होती है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट दैट द फॉर्मल क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली दैट द पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम चीप लोन्स। जब हम बात करते हैं क्रेडिट की, तो पुअर लोगों के लिए ये चीपर क्रेडिट अगर अवेलेबल होना शुरू होती है तो वो डेब्ट ट्रैप में नहीं फंसते। लेट्स मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, दैट इज SHG। रूरल सोसाइटी या अर्बन सोसाइटी में SHG कैसे काम कर सकता है? देखिए यहां पर मैंने रूरल वर्ड लिया है, इट कैन बी इवन अर्बन वर्ड, एंड द आंसर गोज सेम। ओनली थिंग इज यू हैव टू चेंज रूरल वर्ड हियर। आपको सिर्फ रूरल की जगह पे अर्बन वर्ड यूज करके आंसर लिखना है, दैट्स ऑल। रादर द पॉइंट गोज एज इट इज, सेम एज।
Members of SHG can take small loans from the group itself. अब जैसे यहाँ पर 15-20 लोग होते हैं, ये 15-20 लोग रोज की शायद 50 रुपए से 100 रुपए तक का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं. तो एसएचजी में सबसे बड़ी चीज होती है कि इनको कोलेटरल की जरूरत नहीं पड़ती है. बीइंग अ मेंबर ऑफ द ग्रुप, इनको ग्रुप में से ही छोटी बड़ी लोन्स मिल जाती है. द ग्रुप चार्जेस लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत मिनिमल, एकदम अफोर्डेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है. आफ्टर अ ईयर और टू it becomes eligible for availing loan from the bank. जैसे एसएचजी 2 या 3 साल खत्म करता है, उसमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट, रेगुलर इनकम होना शुरू होती है, रेगुलर डिपॉजिट्स होना शुरू होती है, तो इट बिकम्स एलिजिबल फॉर गेटिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक. द ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेमेंट ऑफ द लोन. अब यहां पर कोई एक बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऑल टुगेदर 15-20 लोग जो भी यहाँ पर ग्रुप के मेंबर हैं, उन सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये लोन रिपे करें. एनी केस ऑफ नॉन रिपेमेंट ऑफ लोन बाय एनी वन मेंबर इज फॉलोड अप सीरियसली बाय अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. देखिए यहाँ पर अगर एक बंदा पेमेंट करने में फेल हो जाता है या किसी वजह से वो पेमेंट नहीं कर पाता है, तो इट इज लुक्ड आफ्टर वेरी सीरियसली, क्योंकि पूरे ग्रुप के ऊपर इसका इफेक्ट आता है. इसीलिए एक कोई बंदे को भी यहाँ ऐसा इन्वॉल्व नहीं किया जाता है. The SHGs help borrowers to overcome the problem of lack of collateral. अब जैसे इनके पास 2-3 साल में थोड़ी अमाउंट जमा होती है, तो वो एज एन एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट के रूप में वो बैंक को दे सकते हैं और कोलेट्रल का यहाँ पर कैंसिलेशन आ जाता है. They can get timely loans for a variety of purpose and at a reasonable rate of interest. टाइमली लोन मिलती है जैसे जैसे लोन्स की जरूरत पड़ती है, छोटे बड़े काम है, थोड़ी दवाई हो गई या बच्चे की फीस हो गई, तो ये सारी चीजें यहाँ से एडजस्ट हो जाती हैं और बहुत मिनिमल रेट ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से ज्यादा बर्डन मेंबर पर नहीं पड़ता है. SHGs help women to become financially self-reliant. Most of the women in our country, even though they work, especially in the petty jobs, जैसे हाउस हेल्प्स हो गई या किसी लेबर की बात हो गई, तो वो यहाँ पर सेल्फ रिलायंट हो सकती है. दे डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स or their family member to give them some amount for either for their personal use or for छोटे बड़े खर्चों के लिए उनको किसी पर डिपेंड रहना नहीं पड़ता है. The regular meetings of the group provide platform to discuss and act on variety of social issues. ये मीटिंग्स रेगुलर होती हैं, जनरली वंस इन अ मंथ होती है, तो इसमें सिर्फ पैसे के बारे में बात नहीं होती है, सिर्फ सेविंग्स के बारे में बात नहीं होती है. They discuss even the social issues. किसी मेंबर को कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, हो सकता है हेल्थ से हो, न्यूट्रिशन हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ये एज अ ग्रुप ये ऑल टुगेदर काम करता है एंड इट ट्राइज टू ब्रिंग बेटरमेंट इन द सोसाइटी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर ऑफ दिस सेगमेंट. ये है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी. जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट इज व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन है क्या एंड रोल ऑफ एमएनसीज इन प्रमोटिंग द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. तो ये एमएनसी क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज, ये क्या होती है एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन दैट वी विल डिस्कस. ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ इंटरकनेक्टिंग कंट्रीज थ्रू इकोनॉमीज. जब अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमीज एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होना शुरू होती हैं, तो उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. सो व्हाट इज एमएनसी? इसमें एमएनसी क्या करती है? एमएनसी इज अ मल्टीनेशनल कंपनीज जो अलग अलग कंट्रीज में अपना प्रोडक्शन सेंटर या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोलती है. सो लेट्स सी व्हाट इज द रोल ऑफ एमएनसी इन प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन में एमएनसी कैसे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देती है उसकी हम बात करते हैं. गुड्स एंड सर्विस आर बॉट एंड सोल्ड एट अ ग्लोबल लेवल. देखिए अगर आज हम एप्पल आईफोन की बात करते हैं या नाइकी या किसी बड़ी कंपनी की बात करते हैं जिसे फॉरेन कंपनी माना जाता है, तो फॉरेन कंपनी की प्रोडक्ट आपको इंडिया में अवेलेबल है. यू डोंट हैव टू गो टू यूएस, कैलिफोर्निया जाने की जरूरत नहीं है, यूएस जाने की जरूरत नहीं है. आपको कहीं से भी कोई भी चीज अवेलेबल हो सकती है राउंड द ग्लोब. आप किसी भी एरिया से कोई भी चीज मंगवा सकते हैं एंड दैट इज द रोल ऑफ एमएनसी. गुड्स एंड सर्विसेज बोथ कैन बी बॉट एंड सोल्ड एट ग्लोबल लेवल. इंडिया की भी
5-6 कंपनीज ऐसी हैं जो ग्लोबल लेवल पर एमएनसी का काम करती हैं. इन्वेस्टमेंट्स, टेक्नोलॉजी एंड पीपल आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज. आज हमारी कंट्री में नई टेक्नोलॉजीज, नई इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट आती है, या फिर हमारी कंट्री के लोग दूसरे कंट्रीज में काम करने जाते हैं. वी ऑल नो दैट गूगल में 37% साइंटिस्ट इंडियन ओरिजिन के हैं. तो दैट इज व्हाट वी से इज कम्स फ्रॉम हियर. ये ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस है. MNCs by foreign trade integrated the markets in the world. अब फॉरेन ट्रेड के हिसाब से यहाँ पर MNCs जब शुरू करती है तो वो एज अ फॉरेन ट्रेड यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्शन सेंटर शुरू करती है. फोर्ड एग्जांपल ले सकते हैं, फोर्ड इंडिया का हम एग्जांपल ले सकते हैं कि फोर्ड की कंपनी ने यहाँ पर इंडिया में अपना प्रोडक्शन सेंटर शुरू किया. तो दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, राइट. तो यही फॉरेन ट्रेड हमारी वर्ल्ड की मार्केट्स को इंटीग्रेट करता है, एक दूसरे में मिलाता है. Let's move to the next question, that is describe the role of technology in promoting globalization process. टेक्नोलॉजी का रोल क्या है ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस में, ये बात करते हैं. या फिर examine the role of the information technology in stimulating the process of globalization. या फिर rapid improvement in technology has stimulated the globalization process. Justify the statement. जब भी आपको justify the statement आता है तो you have to give it as a positive one. Don't give any negative points. तो यहां पर हम बात करते हैं rapid integration की या rapid improvement in technology की. So all together how it goes on. All together ये आपका पूरा आंसर कलेक्ट होता है. So as I always say, you have to give an entry or opening to your answer. That is, rapid improvement in technology has stimulated the globalization process. देखिए यहाँ पर ये हमेशा एंट्री पॉइंट कहा जाता है, ये आपका इंट्रोडक्शन पॉइंट होता है. Improvements in transportation technology have made much faster delivery of goods along distances possible at lower cost. जो लंबे लंबे डिस्टेंसेस के पहले बहुत कॉस्ट लगती थी या टाइम कंज्यूमिंग हुआ करता था, वो अब शॉर्ट हो गया है. यू कैन परचेज एनीथिंग फ्रॉम एनी प्लेस एंड इट विल बी डिलीवर्ड टू योर डोर स्टेप विद इन स्टेपुलेटेड टाइम. Even more remarkable have been the development in information and communication technology. क्या हम कभी सोच सकते थे कि एक कॉल में हम हमारे फ्रेंड से बात कर सकते हैं या वीडियो कॉल में बात कर सकते हैं? नो, इट वाज नॉट पॉसिबल. अगर हमारे से पहले की जनरेशन को हमने ये बोला होता कि एक वीडियो कॉल से आप अपने किसी फॉरेन कंट्री के रिलेटिव से बात कर पाओगे, तो दैट वुड हैव बीन अ जोक. बट इट इज नाउ पॉसिबल. यू कैन जस्ट मेक अ वीडियो कॉल. तो दैट इज व्हाट इट इज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन technology, the development of the communication technology. Role of information and technology in stimulating the process of globalization. Telecommunication facilities, that is telegraph, telephone, including mobile phones, fax, these are used to contact and access the information. आप अपनी सारी चीजें कहीं से भी किसी भी तरीके से एक्सेस कर सकते हो. जीमेल में स्टोर करो या ड्राइव में, you are able to access your all the information at one stop. Helps to communicate from remote areas. आज किसी भी बंदे के पास फोन नहीं है ऐसा नहीं है. हर जगह पर हर जगह नेटवर्क अवेलेबल है, and that is how it is called as communication is possible from remote areas. This has been facilitated by satellite communication device. ऐसा भी हो सकता है कि हायर एलिवेशंस पे, जैसे द्रास या कारगिल की एरिया की बात करें, तो देयर इट वॉन्ट बी पॉसिबल टू establish towers for communication. So satellite communication is possible, and that is a direct communication. Computers have now entered almost every field of activity. आप कंप्यूटर की अगर बात करते हो तो ये हर फील्ड ऑफ एक्टिविटी में है. आपके मोबाइल फोन्स ले लीजिए, आपके टीवीज ले लीजिए, दे आर ऑल्सो स्मार्ट टीवीज नाउअडेज. सो कंप्यूटर या एंड्रॉइड सिस्टम या फिर स्मार्ट सिस्टम हर जगह है. Even you can think about Alexa to open your house or start a AC or start your lights or anything, control the volume, start music, anything, whatever you imagine is all here in the computer system. So that is what we say the communication has improved.
One can obtain and share information through the internet. Just on your fingertips. Internet access कीजिए and you can get all the information through it. Electronic mail system and talk voicemail. Emails and voicemails are possible across the world at negligible cost. बहुत छोटी कीमत, एकदम छोटी प्राइस में आप ये सारी चीजों का यूज कर सकते हैं. ईमेल्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट. Has played a major role in spreading out the production of services across countries. अलग अलग कंट्रीज में ये सारी चीजों ने कंट्रीब्यूट किया है and that has expanded globalization process all over the world. Next question is what is trade barrier? तो ये ट्रेड बैरियर क्या होता है फिर? अगर ग्लोबलाइजेशन इतना अच्छा है, इतना डेवलपमेंट ला सकता है, तो फिर ये ट्रेड बैरियर क्या है? Why did the Indian government put trade barriers after independence? Independence के बाद ही इंडिया ने ट्रेड बैरियर लगा दिया, तो ये ट्रेड बैरियर है क्या? Let's try to identify. Restrictions set by the government. जब गवर्नमेंट किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, किस चीज के ऊपर? इंक्रीज और डिक्रीज टू रेगुलेट फॉरेन ट्रेड इज कॉल्ड ट्रेड बैरियर. फॉरेन के ट्रेड को बढ़ाने या कम करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस, जो लॉज बनाए जाते हैं, उसे हम ट्रेड बैरियर्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल, टैक्स ऑन इंपोर्ट्स, quotas. The government place a limit on the number of goods that can be imported. आप उतनी ही चीजें मंगवा सकते हैं जितनी गवर्नमेंट ने अलाउ की है, उससे ज्यादा नहीं. राइट? ड्यूटी फ्री शॉप्स की बात नहीं कर रही हूं. जो एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं, उसमें भी अगर आप कुछ शॉपिंग करते हो तो आपको वहां उस XYZ कंट्री का टैक्स नहीं लगेगा. बट व्हेन यू ब्रिंग इट टू आवर कंट्री, यू हैव टू पे सर्टेन टैक्स. सो दैट इज हाउ टैक्स ऑन इंपोर्ट एंड इट इज ऑल्सो कोटा. Now why it has been put after independence? Independence के फौरन बाद इंडिया ने ये कर दिया. क्यों? Government used trade barriers to regulate foreign trade. हमारी कंट्री ऑलरेडी 1947 के पहले फॉरेन कंट्री के कंट्रोल में थी and that is what the fear was there in the existing new government that maybe again our economy might be controlled by the foreign country. Trade barriers were used to protect domestic industries from foreign competition. हमारी इंडस्ट्रीज इतनी डेवलप नहीं हुई थी और इसीलिए हमारी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ट्रेड बैरियर्स लगाए गए. The competition from foreign competitors could have crippled the newborn industries in India. तो फॉरेन कंट्रीज की जो इंडस्ट्रीज थी वो वेल डेवलप हो चुकी थी बाय 1947. तो हमारी कंट्री की जो नई डेवलप होने वाली इंडस्ट्रीज थी उसको वो सबड्यू ना कर दे, सब्जेक्टिव ना कर दे, इसीलिए यहां पर उनके ऊपर कंट्रोल लगाया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म लिबरलाइजेशन. तो फिर आज जो सारी चीजें हमें हमारे कंट्री में मिलती हैं वो कहां से आई, कैसे प्रोसेस हुआ, उसी को हम आइडेंटिफाई करेंगे एज अ लिबरलाइजेशन. एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द इंडियन गवर्नमेंट beginning with the liberalization policy in 1991. तो 1991 में ऐसा क्या हो गया कि इंडिया को ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ी. Removing trade barriers or restrictions set by the government is called liberalization. Liberalization की बात होती है, आगे हमने देखा कि ट्रेड बैरियर था, तो इस ट्रेड बैरियर को जब रिमूव किया जाता है या रिड्यूस किया जाता है तो उसे लिबरलाइजेशन कहते हैं. उस ट्रेड बैरियर में कोटा चेंज किया जाता है, टैक्स ऑन इंपोर्ट्स कम किया जाता है, एक्सपोर्ट के ऊपर भी ड्यूटीज कम की जाती हैं, तो इन दैट वे फॉरेन ट्रेड बढ़ता है. The Indian government wanted domestic producers to face global competition. By 1991 हमारी कंट्री की गवर्नमेंट समझ चुकी थी कि अगर फॉरेन कॉम्पिटिटर्स के साथ हमारे प्रोडक्ट्स को खड़ा नहीं रखा गया तो वी वॉन्ट गेट अ क्वालिटी प्रोडक्ट. और इसीलिए यहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि लेट इंडियंस ऑल्सो compete with the foreign products. Competition would improve the quality of goods. कंपटीशन जब भी होती है तो वो क्वालिटी सुधारनी पड़ती है, बिकॉज यू हैव टू स्टैंड इन द ग्लोबल मार्केट, यू हैव टू बी देयर इन द ग्लोबल लेवल, एंड सो यू हैव टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड सर्विस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस. International organizations supported this. International organizations like WTO, World Trade Organization, also supported this step of Indian government. And the last was chance to become
MNC फॉर इंडियन कंपनीज। दिस लिबरलाइजेशन पॉलिसी ने हमारे कंट्रीज की बहुत सारी कंपनीज को एज एन MNC डेवलप करने का मौका दिया। उसमें से 4 बड़ी कंपनीज है, जैसे टाटा मोटर्स MNC बन गई है, देन एशियन पेंट्स है, रेनबेक्सी है, एंड इवन द टाटा इटसेल्फ, दैट इज हम जिसे आज टाटा के कंसल्टेंसी सर्विस के नाम से जानते हैं, वो भी, दैट इज TCS, वो भी एक MNC बन चुकी है। विद दिस वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।